नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और ये कहानी नशे को लेकर आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर आपकी वारदात के बारे में कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी कहानी। दुनिया के खूबसूरत माने जाने वाले केंद्र शासित आधुनिक शहर चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक जाना माना रेस्टोरेंट है, नुक्कड़ ढाबा। इस रेस्टोरेंट का खाना इतना लजीज है कि दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते हैं और जिसकी वजह से वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। इसी रेस्टोरेंट के मालिक जोगिंदर सिंह की 20 साल की बेटी मनीषा सिंह सेक्टर 34 के एक इंस्टीट्यूट से आर्किटेक्चर का कोर्स कर रही थी। पढ़ने में वह ठीक ठाक थी, इसीलिए वह एक अच्छी आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। दो भाइयों की इकलौती बहन मनीषा काफ़ी खूबसूरत थी। पिता जोगिंदर सिंह को अपनी इस इकलौती बेटी से लगाव तो था ही साथ नाज भी था कि वह आगे चलकर खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन यह सोचकर उनका मन भी उदास हो जाता था कि बेटियां तो पराया धन होती हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह मनीषा की शादी कर देंगे तो वह उन्हें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। खैर, रोज की तरह 18 अक्टूबर 2014 की सुबह मनीषा इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से निकलती है। उस दिन शनिवार था, इसलिए दोपहर तक उसे घर वापस आ जाना था। लेकिन वह शाम तक भी नहीं लौटी तो घर में सभी को उसकी चिंता हुई। और चिंता की वजह यह थी कि उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। जोगिंदर सिंह ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को देने के साथ गुमशुदगी और किडनैपिंग की आशंका संबंधी एक लिखित शिकायत सेक्टर 22 की पुलिस चौकी जाकर दे दी। यह चौकी सेक्टर 17 स्थित थाना सेंट्रल के अंतर्गत आती थी, इसीलिए थाना सेंट्रल में इसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस रात भर मनीषा की तलाश करती रही। जब सफलता नहीं मिली तो पुलिस ने अगले दिन उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाकर खंगालनी शुरू की। इससे पता चला कि वह शनिवार को सुबह से ही रजत के संपर्क में थी। 21 वर्षीय रजत बेनीवाल चंडीगढ़ के सेक्टर 51A में रहता था और पंजाब यूनिवर्सिटी के इवनिंग कॉलेज में BA द्वितीय वर्ष का छात्र था। संदेह के आधार पर पुलिस ने रजत को हिरासत में लेकर औपचारिक पूछताछ की तो पता चला उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी निकलवाई। इससे पता चला कि उसके और मनीषा के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन एक ही साथ थी। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने रजत को विधिवत गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू किया। पहले तो वह पुलिस को बहकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन 2 घंटे की सघन पूछताछ में आखिर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि मनीषा ने किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। डर की वजह से उसने उसकी लाश को चंडीगढ़ के 40 किलोमीटर दूर जाकर राजपुरा रोड के एक गंदे नाले में फेंक दिया था। पुलिस को रजत के इस बयान में पूरी तरह से सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी। इसके बावजूद DSP सेंट्रल सेक्टर गुरु इकबाल सिंह सिद्धू के नेतृत्व में सेंट्रल थाना के कार्यकारी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसबीर सिंह और सेक्टर 22 चौकी प्रभारी देशराज सिंह के अलावा एक विशेष टीम रजत को लेकर राजपुरा रोड पर कस्बे बनूर से होते हुए शंभू बैरियर के समीप स्थित गांव टेपला पहुंची, जहां पर वह बदबूदार नाला था। रजत की निशानदेही पर आधे घंटे की कोशिश के बाद गंदे नाले के पास से मनीषा की लाश बरामद कर ली गई। लाश पूरी तरह कीचड़ से सनी हुई थी। पुलिस ने मनीषा के घर वालों को फ़ोन करके वहीं बुला लिया और लाश की शिनाख्त करा ली।
शनाख्त होने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित जनरल अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवा दिया। पुलिस का मानना था कि रजत ने मनीषा की मौत की जो ये वजह बताई है वह सही नहीं हो सकती। इस मामले में अकेला रजत नहीं शामिल हो सकता है, बल्कि कुछ अन्य लोग भी उसके साथ थे। पुलिस यह मानकर चल रही थी कि मनीषा की मौत का रहस्य काफ़ी गहरा है। चंडीगढ़ लौटकर रात में एक बार फिर रजत से गहन पूछताछ की गई। इस पूछताछ में उसने चौंकाने वाला जो खुलासा किया, उसके अनुसार इस वारदात में उसके अलावा 2 अन्य लोग और भी थे। वे थे चंडीगढ़ के सेक्टर 56 का रहने वाला कमल सिंह और मोहाली के फेस 10 का रहने वाला दिलप्रीत सिंह। 29 साल का कमल सिंह एक रेस्तरां का मालिक होने के साथ साथ शादीशुदा ही नहीं, एक बच्चे का बाप भी था। 22 साल का दिलप्रीत सिंह इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा कर रहा था। पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों से हुई पूछताछ में पता चला कि दिलप्रीत मृतका मनीषा का बॉयफ्रेंड था। उसी ने उसकी जान पहचान अपने दोस्तों रजत और कमल से कराई थी। पुलिस को दिए अपने बयानों में उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर 2014 को चारों एक पार्टी में गए थे, जहां सब ने ड्रग्स लिया और शराब भी पी। सभी आकर गाड़ी में बैठे थे, तभी अचानक मनीषा को घबराहट हुई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद वे उसकी लाश को लेकर पहले पलसौरा गांव गए। वहां उन्हें लाश को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला, तो वे लाश को लेकर राजपुरा रोड पर स्थित गंदे नाले पर पहुंचे और वहीं लाश को एक कपड़े में लपेटकर फेंक दिया। 20 अक्टूबर 2014 को तीनों अभियुक्तों को जिला अदालत में पेश करके 1 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया गया। उसी दिन सेक्टर 16 के GSHM अस्पताल में मनीषा की लाश का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों के हवाले कर दी गई। लाश पर चोट का कोई निशान नहीं था। उस समय मौत की वजह भी स्पष्ट नहीं हो सकी थी। CFSL जांच के लिए मृतका के शरीर के कुछ हिस्सों के अलावा विसरा भी सुरक्षित कर लिया गया था। 21 अक्टूबर को सेक्टर 25 के शमशान गृह में मनीषा के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। उस समय वहाँ कुछ पत्रकार भी मौजूद थे, जिसने मनीषा के घर वालों से कहा, तो मनीषा के घर वालों ने उनसे कहा कि पुलिस वाले कुछ भी कहें, पर साफ है कि मनीषा की हत्या की गई है और वह भी रंजिशन और योजनाबद्ध तरीके से की गई है, क्योंकि मनीषा किसी भी तरह का नशा नहीं करती थी। वह इस तरह के लड़कों के साथ कहीं जाती भी नहीं थी। कमल ने योजनाबद्ध तरीके से उनसे बदला लेने के लिए मनीषा की हत्या की थी, क्योंकि 1 साल पहले वह उनके ढाबे पर खाना खाने आया था। तब उसने बिल ना अदा करते हुए उनके ढाबे पर काम करने वाले एक लड़के के साथ मारपीट भी की थी। इसके बाद उन लोगों ने भी उसे उसकी बदतमीजी का थोड़ा सा सबक सिखाया था। उसने उस समय काफ़ी बेइज्जती महसूस की थी। अपनी उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने योजना बनाकर दिलप्रीत, जो मनीषा के इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, के जरिए मनीषा का अपहरण कर योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। दूसरी ओर पुलिस ने जो जांच की, उसके अनुसार रजत, कमल और दिलप्रीत ड्रग्स के आदी थे। मोबाइल पर संदेश भेजकर किसी जिंदर नामक शख्स से उन्होंने ड्रग्स मंगवाया था। जिंदर के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, पूछताछ में यह जरूर पता चला कि अभियुक्त कमल पर थाना सेक्टर 39 में हत्या का एक मुकदमा दर्ज था, जो अदालत में विचाराधीन है। अभियुक्तों का कहना था कि मनीषा भी कभी कभी ड्रग्स लेती थी। उस दिन भी उन चारों ने नशे के एक ड्रग्स लिया था। तभी ओवरडोज की वजह से मनीषा की मौत हो गई थी। इसके बाद डर की वजह से उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए गंदे नाले में फेंक दिया था। पुलिस की इस कहानी से मनीषा के घरवाले कतई सहमत नहीं थे। उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से पुलिस के सामने सवाल खड़े किए थे कि क्या पुलिस ने इस बात की जांच की है, जिसे ड्रग्स की ओवरडोज से मौत माना जा रहा है। वहीं यह ड्रग्स देकर हत्या का मामला तो नहीं है। नशेबाजों ने जो उसकी 2 लाख रुपए की ज्वेलरी हथियाने के लिए तो उसकी हत्या नहीं की है, जो उसने उस दिन पहन रखी थी।
योजना बनाकर मनीषा का अपहरण तो नहीं किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभावी परिवारों के लड़कों को पकड़े जाने से पूरी कहानी बदल दी गई हो? चंडीगढ़ में आम चर्चा थी, वहाँ ड्रग्स पेडलर का पूरा रैकेट सक्रिय है। ड्रग्स ओवरडोज मामलों में पहले भी बहुत मौतें हो चुकी थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीषा को उस रैकेट की जानकारी हो गई थी और इसी वजह से उसे मौत की नींद सुला दिया गया था? चंडीगढ़ में एक प्रतिष्ठित संस्था है फॉस्विक। इस संस्था के सदस्यों ने साफ कहा था कि वे नशे से जुड़े लोगों को पकड़कर पुलिस के पास ले जाते हैं और पुलिस वाले अक्सर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। मनीषा के मामले को लेकर शहर में प्रदर्शन होते रहे, कैंडल मार्च निकाले जाते रहे, लेकिन पुलिस ने अपने ढंग से कार्रवाई करते हुए मनीषा की मौत के ठीक 81वें दिन 8 जनवरी 2015 को रजत, कमल और दिलप्रीत के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर अदालत में पेश कर दिया गया। यह चार्जशीट नशे की अहम धाराओं के तहत दाखिल की गई थी, लेकिन अदालती कार्यवाही अपने ढंग से चली। मामले की गहराई में जाने का प्रयास करते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 4 फरवरी 2015 को गैर इरादतन हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ और किडनैपिंग की धाराओं के आरोप तय कर दिए। सुनवाई की अगली तारीख 24 फरवरी तय की गई। उस दिन चंडीगढ़ की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत में केस की विधिवत सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के पहले दिन मृतका के भाई 25 वर्षीय ऋषभ सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया कि घटना वाले दिन सुबह कार से उसकी बहन को लिवाने के लिए दिलप्रीत आया था। घर के बाहर मनीषा ने कुछ देर उससे बातचीत की और फिर वह इंस्टीट्यूट जाने की बात कहकर गाड़ी में बैठ गई। कार में पहले से ही 2 अन्य लोग मौजूद थे। इसके बाद अदालत में मौजूद तीनों अभियुक्तों की उसने पहचान भी की। इसके बाद केस की तारीख पड़ी 12 मार्च 2015 को। उस दिन आरोपी दिलप्रीत के वकील धर्मिंदर सिंह ने अदालत में अर्जी दायर करके मनीषा के फ़ोन की जांच कराने की मांग की, जो स्वीकार कर ली गई। लेकिन अगले दिन जब मनीषा का मोबाइल फ़ोन कोर्ट में पेश किया गया तो उसका लॉक नहीं खोला जा सका। इस पर मुकदमा 20 मार्च तक के लिए टल गया। कोर्ट ने CFSL को मोबाइल फ़ोन भेजकर उसकी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। 20 मार्च को यह रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी तो अगली तारीख 31 मार्च को पड़ गई। उस दिन केस की जांच अधिकारी ने CFSL की ओर से 5 CDs का दिया गया मोबाइल का डेटा कोर्ट को सौंपा। इसके बाद लगातार कई पेशियों तक अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के अलावा उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ। 6 जून 2015 को CFSL ने मनीषा की जनरल विसरा रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें बताया गया था कि मौत से पहले उसके साथ रेप और अननेचुरल सेक्स भी किया गया था। वहीं विसरा से एक आरोपी का सीमन भी बरामद कर प्रिजर्व किया गया था। अब आगे तीनों आरोपियों से उसका मिलान भी कराया जाना था। इसके अलावा CFSL ने मनीषा के जिस्म के कुछ हिस्सों की गहन जांच के आधार पर अपनी एक विशेष रिपोर्ट भी तैयार की। इस रिपोर्ट में आने के बाद पुलिस की आरोपियों से मिली भगत अथवा पूछताछ में की गई ढील अब पूरी तरह सामने आ गई। इन तमाम मुद्दों पर बहस होने के बाद 24 जुलाई 2015 को मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने इस केस में सामूहिक दुराचार और आपराधिक दुराचार के अलावा आपराधिक साजिश रचने की धाराएं 376D, 377 और 120B जोड़ने की अपील दायर की और इसके बाद आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी वारदात कि कैसे एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई और उसकी हत्या की गई। तो आपकी इस वारदात के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें।